it. Now, electricity from magnetism, it is different. Now, what exactly उन्होंने किया था? एक दिन जैसे हमारे ऑस्ट्रिच साहब के साथ एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, फैराडे के साथ में भी कुछ ऐसे हुआ था. कुछ तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके टेबल पर एक मैग्नेटिक कॉइल पड़ा था. मैग्नेट का एक कॉइल पड़ा था. कॉइल जानते हो ना, सोलोनॉइड टाइप का चीज है ना. यहाँ पर उन्होंने कॉइल लिया और कॉइल को बस ये टेबल पर रखा हुआ था और कुछ तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यहां से इस कॉइल के साथ कनेक्टेड था एक गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है ना. और इसकी बनावट कुछ ऐसे होती है ना. यहाँ देखिए, ये गैल्वेनोमीटर जी है. इसकी जीरो जो है, दैट जीरो इज समवेयर इन द मिडल एंड यू हैव गॉट द डिफ्लेक्शंस, जो यहाँ पर अलग अलग डिफ्लेक्शंस रीडिंग्स होती है. और जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है ना, तो इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होती है जीरो. मान लो इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन पे फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन पे आ जाएगा. अगर उल्टे डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन इस साइड में हो जाएगा. अभी फिलहाल कोई सेल या बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है. वो रात को कुछ एक्सपेरिमेंट करते 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 बहुत रात हो गई और अचानक उनको इतना गुस्सा आया, पता नहीं, और इन्होंने क्या, इनके हाथ में एक मैग्नेट था. इनके हाथ में जो मैग्नेट था, उस मैग्नेट को इन्होंने उठाया और उठा करके इन्होंने फेंक दिया. जैसे ही इन्होंने फेंका ना, तो क्या पाया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ. वहां पर किस पे हो रहा था डिफ्लेक्शन? किस पे हो रहा था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में किस पे डिफ्लेक्शन हुआ था? मैग्नेटिक नीडल में, है ना. मैग्नेटिक नीडल में. अब क्या हुआ कि इन्होंने मैग्नेट को इसके तरफ फेंका तो यहां देखा कि डिफ्लेक्शन हुआ. तो ये सोचे, भाई ये आधी रात को गैल्वेनोमीटर क्यों हिल रहा है? मैंने तो कोई बैटरी वगैरह तो उसके साथ कनेक्ट की ही नहीं है. तो ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कहां से आई, है ना. तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये काम करता हूं, मैं फिर से उठा के फेंकता हूं. तो इन्होंने फिर से निकाला और फिर से इस मैग्नेट को फिर से फेंका. तो फिर देखा कि फिर से डिफ्लेक्शन. तो इन्होंने पहले बार क्या किया, अब क्या किया, फेंके नहीं, फिर क्या किया, इस मैग्नेट को एक बार इसके पास लेके आए. तो पास लेके आए तो डिफ्लेक्शन दिखा. और जब मैग्नेट को दूर लेके गए तभी भी डिफ्लेक्शन दिखा. जल्दी जल्दी लेके आए तो जल्दी जल्दी डिफ्लेक्शन दिखा. धीरे धीरे देर लेके आए तो धीरे धीरे डिफ्लेक्शन लेके आए, है ना. धीरे धीरे डिफ्लेक्शन मतलब मैग्नेट को हिलाए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा. तो ये जो फिनोमिनन है कि मैग्नेट को हिलाने पर, मैग्नेट को हिलाने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज द activity to understand the electromagnetic induction. This was Faraday's original experiment, right? This is Faraday's, this is the experiment. Okay, now this experiment, the reasons for the induced current, why does this happen? This happens because if there is a change in magnetic flux related to coil, induced EMF is produced. ठीक है. मैम ईएमएफ क्या है? ईएमएफ मतलब बैटरी में रहता है ना वोल्टेज, उसको बोलते हैं ईएमएफ. ठीक है. चलिए, अब क्या दिखा, बहुत ही मस्त एक्सपेरिमेंट था ये वाला कि मतलब मैग्नेट को चेंज करो और मुझे ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ निकलेगा. सो लिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. रमेश कहाँ गया हूँ? यस मैम. हाँ लिख, सबको ही लिखो बेटा. हाँ क्या लिखो, नोट्स. जन्नत लिखो. अनुष्का, मीनल कहाँ है? अभी तो दिखिए मेरे को. या सो
Faraday's experiment. Faraday produced electricity from magnetism. इसी से आज की तारीख में हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स चलते हैं ना, सभी इसी प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े जो जनरेटर्स लगे हुए हैं, जनरेटर्स है ना हमारे यहाँ, है ना, कोरबा में बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हैं कोल पावर प्लांट के अंदर। तो इस पावर प्लांट में इसी प्रिंसिपल पर हमारे पास जनरेटर्स चलती है, और इस जनरेटर से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, draw this diagram all of you. Now reasons for induced current. Reason for the induced current. If there is a change in the magnetic flux related to the coil, the induced EMF is produced. चलो इसको मैं एक बार और करूंगी, and all of you keep your videos on for some time because I would like to see you all for some times. Come on, keep your videos on. अतुल, अल्फा बख्शी, चलो अल्फा बीटा लोग, ऋषि लोग, सबको ऑन कीजिएगा। अनुष्का, अतुल, आस्था, आदर्श, सबको अपने अपने वीडियोस को ऑन कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। कम ऑन, जब तक मैं इसको एक्सप्लेन करूं तब तक। कम ऑन, या ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच इट ऑन। या रमीज, कम ऑन, अतुल, आदर्श, या अविनाश, यस, कम ऑन। या इसमें क्या है बेटा कि हमारे पास, चलो जवाब देना ना सबके सब, चलो दिख रहे क्यों नहीं? आदर्श ऑन करो, अलबा, जन्नत, कम ऑन। नाउ यहां पर हमारे पास मैंने कहा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कॉइल के साथ तब तक मुझे ईएमएफ मिलेगा। मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रख लिया है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएंगे, या अलबा यहां पर मैंने यहाँ एक मैग्नेट रखा, ठीक है, मैग्नेट को रख करके इस नॉर्थ पोल को इसके अंदर इसके पास मैं लेकर के आ रही हूँ, है ना। नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है? इस कॉइल के पास, आपके पास आ रहा है। रितिका ऑन करो, आस्था, अनुष्का, वैष्णवी, सब लोग ऑन करो बेटा, चलो चलो जल्दी, हाँ मैं देखूंगी सबको। कम ऑन, याशी दिख रही है बहुत सालों के बाद मुझे, मुस्कुरा, मंदिर जैसे चेहरा रखी है, चल, ओके, दम अच्छी लग रही है, सुंदर सी। कम नाउ, यहाँ पर नॉर्थ, कल ही मैं याद कर रही थी, रंगोली बनाना था, मैं तेरे को याद कर रही थी। आज हाँ बनाने के लिए चावल पीस के लेके आना, हाँ घर से 2 डब्बा, ठीक है, ले आएगी याशी? यस मैम। यस मैम, चलो जल्दी। ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट सी कि हाउ इट हैपेंस। हाँ अच्छा, ओके, मैंने मैग्नेट को यहां से उठा करके इसके पास लेके आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखो यहां से नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, ऋषि ये कैसे निकलेगा? देखो ये यहां से निकला और ये यहां से निकला, आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहां से और यहां से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे जब यहां से मैं दिखाऊं तो ये ऐसे रहेगा। मैग्नेट को जब मैं उठा करके इसके पास लेके जाऊंगी तो इसके रिलेटेड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, वैष्णवी, यहां बढ़ेगा पास लेके जाने से या कम होगा बेटा? कम होगा कि बढ़ेगा? जब मैं मैग्नेट को इस डायरेक्शन पे लेके जाती हूँ, इस डायरेक्शन पे लेके जाऊंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से एसोसिएटेड बढ़ेगा या कम होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? अविनाश, चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा चेंज मेरे हिसाब से। एसोसिएटेड विद द कॉइल दैट विल गो ऑन चेंजिंग, है ना। तो जब मैं चेंज होगा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगा, है ना। चेंज होगा तो मैग्नेटिक इसमें रीडिंग आपके पास में आएगा, ठीक है। अब एक काम करती हूँ, इसको उठाती हूँ और इसी मैग्नेट को उठा के पीछे लेके जाती हूँ। तो पीछे लेके जाने पर क्या होगा? पीछे लेके जाने से क्या होगा? तब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए ऋषि, क्या होगा? कम होते ही चला जाएगा, है ना। तो यहां से जब भी कम भी होगा तो डिफ्लेक्शन तब भी होगा, लेकिन किस डायरेक्शन पे होगा? इससे ठीक उल्टे डायरेक्शन पे होगा, राइट।
पास लेके जाओ तो जिस डायरेक्शन पे गैल्वेनोमीटर हिलेगा उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन पे होगा जब मैं मैग्नेट को पीछे लेके जाऊंगी, है ना अतुल? अच्छा, अब अतुल मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं उठाती हूँ और मैग्नेट को जल्दी 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 आगे पीछे करती हूँ। तो जल्दी जल्दी आगे पीछे करने से क्या ये गैल्वेनोमीटर में फटाफट रीडिंग आएगी या धीरे धीरे रीडिंग आएगी? अतुल मैम एक बार रिपीट करिए, क्या बोले? हाँ बेटा, ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट को मैंने कहा, मैग्नेट को मैं पास लेके जाती हूँ तब भी फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेट को मैं दूर लेके जाती हूँ तभी भी फ्लक्स चेंज होता है ना? तो फ्लक्स चेंज हुआ तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी, ऐसे ऐसे हिलती है, राइट? गैल्वेनोमीटर में ऐसे ऐसे हिलने हुए नजर आता है। लेकिन अगर मान लो मैंने जल्दी जल्दी लेके आई, चेंज किया, धीरे धीरे से किया तभी भी आया, जोर से किया तभी भी आया, किस केस में ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा? जल्दी जल्दी करने से डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा या धीरे धीरे से करने से ज्यादा डिफ्लेक्शन? मैम धीरे धीरे से। जल्दी करने से। जल्दी जल्दी या धीरे धीरे? जल्दी 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 करने से ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा और धीरे धीरे से डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। अच्छा, एक काम मैं करती हूँ, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जाती हूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जाने के बाद इस कॉइल के पास लेके गई और रोक दी, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा या नहीं? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस मिलेगा या नहीं? आयुष, मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके गई और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले जाने के बाद इस कॉइल के पास ले जाके रोक दी, तो रोक देने के बाद क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शंस मिलेगा या डिफ्लेक्शंस नहीं मिलेगा? चलो बोलो, डिफ्लेक्शंस रोक देने से यहाँ पर मिलेगा या नहीं? अविनाश कहता है कि नहीं आएगा। बाकी लोगों का क्या कहना है? स्नेहा है, हादी है, हादी तो बाद में आया, नितिक, क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? कितने लोग बोलते हैं कि रुका हुआ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या बोल रहे हो अविनाश? रुका हुआ रहेगा। रुका हुआ रहेगा तो रमीश क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, मतलब करंट नहीं मिलेगा मुझे। हेलो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो बोल रहे हैं अपन कि ये सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब ये मैग्नेट हिलेगा, तो यानी ये जो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो बढ़े या तो घटे, राइट? या तो बढ़े या तो घटे, तब जाकर के इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अन्यथा इस पे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। कोविड काल को खत्म होने दो, और कोविड काल खत्म हो गया, मेरे ख्याल से इस साल के अंदर कभी भी खत्म हो जाए तो इस बार पक्का प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना, लेकिन हम उन प्लांट्स के बारे में हम नहीं देख रहे, बल्कि एक जगह है हमारे पास, एक बहुत ही सुंदर जगह है, इनफैक्ट कोरबा का। इस जगह का नाम है देवपहरी, है ना? सुना होगा आप लोगों ने देवपहरी का, बहुत और अच्छा। गए भी होंगे वहां पर, है ना? कुछ लोग तो गए भी होंगे, है ना? मैम पता है क्या बेटा? मैम, हाँ, मैं कॉफी पॉइंट बोल के ना दोपहरी और सतरंगा घूम के आ गया था एक बार। घूम के आ गया था अकेले अकेले कि दोस्तों के साथ? हाँ, नहीं मतलब बुलेट वालों के साथ, मतलब सब बुलेट में चाहिए। मम्मी को बोला कि एक दिन का बाइक टूट गया तो हम लोग आधे रुके हुए वहां करके, और सतरंगा दोपहर घूम के आ गया पूरा बाइक में। बाइक घूम के आ गए, अच्छी बात है ना? तो जाना चाहिए, लेकिन एक बात है, आप अपने मम्मी पापा को बता के जाओ, क्योंकि ये सब जगह थोड़ी सी डेंजरस जगह है बेटा, है ना? तो इसलिए आप लोग ना एक दो गांव वालों को भी साथ में रख लेना, जाओ जरूर जाओ, लेकिन एक बात है कि ये सब सेफ्टी मेंटेन करना। वहां देवपहरी जाओगे ना तो वहां पर एक झरना है, उस झरने के पास एक मोटा सा पाइप में पानी आता है और वो सीधे गिरता है, वहां पर एक छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है, ध्यान देना। वहां पर देवपहरी का जो झरना है उसके एक बहुत 7-8 झरने हैं वहां पर, उस 7-8 झरने में से एक झरना जो साइड में है उसमें यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, ये खुला हुआ जनरेटर है,
इस खुले हुए जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है मैम लेफ्ट साइड में है ना, हम लेफ्ट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड। और वहां पर से क्या है ना कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर उस देपेरी से लगा हुआ एक क्या कुछ तो भी है, एक गाय से रिलेटेड कोई आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है जहां पर आदिवासी बच्चे रहते हैं और वहां पर एक देवी जी का मंदिर भी है। उस मंदिर का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ये पूरा इधर से ही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई से हो जाता है। कुछ नहीं है, वहां पर एक छोटा सा जनरेटर लगा हुआ है, वहां पर कंटिन्यूअसली एक जनरेटर किस प्रकार से काम करता है वो ये पूरा है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग इसको ध्यान से समझिए, हम कोरबा वासी हैं, है ना। कल को तुम लोग कोई भी बड़े बड़े एग्जाम से बोलोगे या फिर कहीं से बात करने के लिए जाओगे, कहाँ से आए हो तो बोले कोरबा से, तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया कोरबा कहाँ है, कौन से जंगल में रहते हो आप लोग, वहां पर नक्सलवादी है क्या, ये सब सवाल पूछते हैं। तो बोलना नहीं, हम हैं जो इंडिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करते हैं, हम इंडिया को हम ही प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है और वो सिर्फ नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक एल्युमिनियम का फैक्ट्री भी है बाल्को नाम का, है ना। तो हमारे पास ये सब है। तो उस समय आपको समझाना होगा भैया इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल, प्रोडक्शन का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलोगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाद में चल के आप कॉमर्स लो या फिर डॉक्टर बनो, इस बनो, कुछ भी बनो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप कोरबा के हो तो आपको पता होना चाहिए what is the science principle behind the production of electricity. Come on, all of you, please tell me that what is the value, that is what is the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होगा किसी भी कॉइल से तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सो फैराडे ने जो लॉ दिया है वो लॉ को हम लोग यहाँ पर सीखे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, अब मैं थोड़ा सा डांटने वाली हूँ जो कैमरा ऑन नहीं किए हैं और जिसका कैमरा चल रहा है और वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए कौन कौन है, आदर्श झा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है, अनीवा ने तो ऑन कर दिया, वैष्णवी ने ऑन किया, जिनत ने ऑन नहीं किया, या अनुष्का ने बता दिया। हादी ऑन करो, स्नेहा ऑन करो, आस्था आपका कैमरा चलता है बेटा ऑन करो। या अब से अटेंडेंस में नहीं मिलेगा ना आप लोगों को, रुक जाओ थोड़ी देर, आपको ऑन रखना ही पड़ेगा और सज धज के बैठना पड़ेगा जैसे क्लास में आते थे, है ना, बड़े अच्छे से आते थे आप लोग। तो आई वॉन्ट टू लुक एट माई लवली चिल्ड्रन ना। यहाँ मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल लगा है। अब इस मैग्नेट के अंदर में जो कॉइल है, इस कॉइल को मैंने निकाला और इधर कॉइल को रोटेट करना चालू करी। रोटेट करने से, चालू करने से इसमें से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होंगी और चेंज होगी तो इसके अंदर में हमको क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके ठीक है। क्यों फोन खराब है बेटा आप लोग का, अच्छा तो फोन रहता है सबके पास। ओके सो ये समझ में आया कि कैसे जनरेटर काम करता है, तो लिखेंगे आप लोग। हाँ तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए फैराडेज laws of electromagnetic induction. The change in the number of magnetic field lines through the loop produces induced EMF and induced current in the loop. ठीक है, पहला लॉ है change in the number of magnetic field lines through the loop produces an induced EMF and induced current in the loop. चलो जल्दी लिखो। Faraday's laws of electromagnetic induction. First law, a change in the number of magnetic field lines through a loop produces
an induced current, induced EMF and induced current in the loop. The magnitude of induced मैम ये EMF, इंड्यूस है क्या? ये देखो यहाँ लिखा है बेटा, a change in the number of, इंड्यूस का मीनिंग क्या है पूछ रहे हैं? induced का मतलब आपको चेंज तो किया मैग्नेटिक फील्ड को, मिला लेकिन क्या, इलेक्ट्रिक, है ना। जैसे एक के कारण से दूसरे में होना, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि कोई एकदम जैसे कोई कार्टून जैसा कोई होता है, उसका चेहरा अगर आपके क्लास में आ जाए, कोई आ जाए आपके क्लास में, आप लोग उसको देखते से ही हंसना शुरू कर देते हो। उसकी चाल, उसकी शक्ल, उसका बनावट, कुछ भी करता है वो, और वो आपकी क्लास में, क्लास चल रही होती है और वो अंदर आता है, तो आप लोग सबकी क्लास में जैसे होती है तो वो एक हंसी आ जाती है, आता है कि नहीं आता? नहीं मैम, आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं। हाँ, मैम आज तक ऐसा प्रैक्टिकली आज तक ऐसा कोई आया ही नहीं है। आज तक ऐसे कोई आया ही नहीं। अच्छा कितने लोग आईपीएल देखते हो? अरे मैं तो अभी मैं देखता ही हूँ, नहीं तभी तो Yes, ma'am, अच्छे देखता से। सबके घर पे नो आज मैम। आईपीएल तो दिख रहा है। Yes, आईपीएल ma'am. चलते चलते उसमें एक ड्रीम लेवल का एड आता है, ड्रीम 11 का, है ना। Yes, ma'am. तो वो Yes, ड्रीम ma'am. 11 के एड में एक मोटा सा एकदम भैंसा जैसा एक लड़का बैठा रहता है और वो चेयर में गोल 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 घूमता है ना। फिर उसके पास कोई आके बोलता है कि भाई इसको मैं कर लेता हूँ, तू जा ड्रीम 11 की टीम बना ले। उस लड़के Yes, को ma'am. दिखा के आपको क्या होता है? एक मुस्कुराहट आती है आपके चेहरे पर। हेलो, मैम वो Yes, बहुत ma'am. Yes. ज्यादा हाँ मैम पता है, हंसी मतलब मुस्कुराहट आता है। एक मुस्कुराहट आता है ना, तो वो लड़के की प्रेजेंस ने इंड्यूस क्या किया? ही इंड्यूस्ड अ स्माइल इन योर फेस, राइट। मतलब कारण वो लड़का था, स्माइल तेरे चेहरे पर आई। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया और ईएमएफ आ गया, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर change in the magnetic flux is actually inducing an EMF. It is inducing an EMF. This is called as the induction. मतलब कोई एक्सटर्नल कारण की वजह से किसी चीज का हो जाना is called as the induced वैल्यू, है ना। इंडक्शन का मतलब होता है। अब यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड हो रहा है? तो बोले ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और करंट मिल रहा है। लूप के अंदर मुझे करंट मिल रहा है। नाउ दिस इज कोई भी कारण से, मैग्नेटिक फील्ड को मैं किसी भी कारण से अगर मैंने उसको चेंज किया तो इसके चेंज की वजह से मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए इंडक्शन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। चलिए लिखिए इसको। मैम 14th भी लिखना है ना? नहीं, आप सिर्फ आपको 13 का 1 and 2 मैम 14 नहीं लिखना है? नहीं, आगे भी नहीं लिखना है? अभी रुको, बाद में लिखना है। तो लिखना है ना। Direction of the induced current. The direction of the induced current is given by the direction of the induced current is given by the Fleming's right hand rule. क्या करना? अपनी जो राइट हैंड है ना, कैमरा में दिख रहा है? हेलो, या कैमरा में दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ? Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना? यहाँ पर मैं अपने राइट हैंड को ली हूँ और राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को मैंने ऐसे लगाया हुआ है, राइट। देखो राइट हैंड है मेरा और मैंने इसके फिंगर्स को मैंने ऐसे लगाया हुआ है और ये क्या दिख रहा है मुझे? दैट इज द राइट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच्ड इन दिस वे, राइट। When these are all stretched in this way, what I can see here is this: the middle finger is giving me the direction of the current
The index finger will give me the direction of the magnetic field and the thumb will give me the direction of the force in which I am applying. This is force, this is the magnetic field. तो induced current मुझे middle finger से मिलेगा और बाकी दोनों को change नहीं करना है. This law is called as the Fleming's right hand rule. This is called as the Fleming's right hand rule. Clear, all of you? Yes? Stretch your right hand, all of you. Yeah. Stretch your right hand like this, whatever is shown in the ये कैमरा में जो मेरा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेच कीजिएगा आप, है ना? और देखिएगा, the middle finger, the thumb gives me the direction of the motion of the coil. The index finger gives me the direction of the magnetic field, and the middle finger will give me the direction of the current which is passing, right? So this is the electromagnetic induction, right? Now the direction is given by the Fleming's right hand rule, right? Last lesson we studied about the left hand rule, but यहाँ पर आपके पास भी क्या है? This is called as the right hand rule, right? जब भी generator होता है, that means electricity का production होता है, so that is given by the Fleming's right hand rule. And whenever we have got जो करंट को यूज करके मोटर्स बनाना होता है, सो दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इलेक्ट्रिसिटी का जहां खर्च होता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वहां पर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हम लगाएंगे. ठीक है, चलिए आप लिखिए इसको, डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. दिख रहा है? दोनों लॉस लिख लिए हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ. ठीक है, दोनों का आपको लॉ लिखने के बाद डायरेक्शन लिखना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का. चलो लिखिए जल्दी. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लेंगे? मोटर में, है ना? और ये इसको कब लेंगे? मोटर में. और इसमें here we will be writing in this is in the generator. ठीक है, या हो गया लिखना? Done? Yes? No. Then we know that there is something called as the direct current and मैम ऊपर करिए मैम. yeah. नहीं हुआ था. Yeah. चलो लिख लो जल्दी.
चलो जल्दी, हो गया? यस मैम, हो गया। हो गया? चलिए, अब है we are supposed to write about the direct current and the alternating current. Now, what is the direct current? The direct current means that current flows in the same direction. The current, if it flows in the same direction, then this is called as the direct current. Now, alternating current means it changes after the fixed intervals of the time. So, this is plus and minus. This is called as the alternating current. Here we have got the EMF and here this is the time. This is the EMF and this is the time. So you get this kind of the graph, then it is called as the alternating current. Now this is called as the alternating current. Clear? Yeah. The next is आपको पढ़ना है domestic electrical circuits. Ma'am, Domestic, हाँ. will you please back for 1 minute? Yeah. Doing it, बेटा, एक मिनट. This is the alternating current. Done? Ma'am, done. Done ना? Okay. आज मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, इस पे और भी बहुत टाइम लगेगा. बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी डाल के रखे हैं मैंने इसके अंदर. ठीक है? Okay. Now, domestic appliances are used to run electrical appliances which is fitted with 3 pins. आप लोगों ने घर पे 3 पिंस वाला लाइंस को देखा होगा. उसमें से एक लाइव पिन होती है, दूसरी न्यूट्रल पिन होती है और तीसरी अर्थ पिन होती है. ठीक है? तो अर्थ पिन इज कनेक्टेड विद द मेटालिक पार्ट ऑफ द अप्लायंसेस. हाँ, जिसको कहां से कनेक्ट करते हैं? वी कनेक्टेड विद द metallic part of the appliances so that if we touch the live wire touches the body due to a fault of the appliance, the current may flow from the earth to from the earth wire. क्या होता है हमारे यहाँ जब प्रेस यूज करते हैं, हाँ, या फिर जो गीजर यूज करते हैं, इन सब में हमारे पास में एक लाइव वायर होता है. एक हमारे पास देखो ऐसे लगा रहता है ना, देखो हमारे यहाँ 3 पिंस लगे रहते हैं. ये थोड़ा मोटा रहता है और ये दोनों थोड़ा सा छोटा होता है. ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज द अर्थ. एक जो होता है मेरा लाइव वायर होता है और ये वाली जो वायर होती है वो न्यूट्रल होता है.
ठीक है, अर्थ वाला जनरली इसकी जो वायर की कलर होती है ना, जनरली देखना ये वाली वायर को वो ग्रीन कलर का यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला जनरली रेड कलर का ही यूज करते हैं, और न्यूट्रल जो जनरली हमारा वो ब्लैक कलर का यूज होता है, ठीक है। अब ये कौन सा कलर का, रेड कलर का यूज होता है। आप जैसे देखोगे ना कोई भी घर का जब भी तार निकाल के देखोगे तो ये 3 कलर्स आपको मिलेंगे। तो रेड को हमेशा लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल को हमेशा हम ब्लैक के साथ कनेक्ट करते हैं, और अर्थ को ग्रीन के साथ, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक प्रेस ले लिया, और इस प्रेस में देखना कभी भी जो कनेक्शन होती है वो यहां से होती है ना। तो आप देखोगे यहां से पहली वाली मेरी जो वायर आई है वो लाइव वायर है, और दूसरी जो वायर है वो मेरी अर्थ वाली वायर है, और तीसरी वाली जो वायर है वो मेरी न्यूट्रल की वायर, ठीक है। अब भाई ये चल रहा है प्रेस, कुछ दिनों के बाद आपने घर पे यूज करते करते ये गर्म होते इसके अंदर की जो कोटिंग्स हैं इन वायर्स की, ये कोटिंग्स चली जाती है, वायर सामने आ जाता है, आता है कि नहीं बेटा? यस। तो क्या होता है कि ये जो लाइव वायर है ये किस चीज का बना होता है? ये जनरली आजकल तो प्लास्टिक वगैरह सबसे बना हुआ है, जनरली पहले मेटल्स का बना होता है, आज भी मिलता है मेटल वाला। तो यहाँ जो मेटल वाले वायर को इसने टच कर दिया, वायर ने टच कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर से करंट आ गया। आपका हाथ अगर इस पर लग गया तो क्या होगा? आपका हाथ अगर इस पर लग गया, मेटल सरफेस को टच कर दिया, तो आपको शॉक है ना, और आदमी खत्म। में से शॉक होता है। हाँ, माइक बंद कर लेना। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर जो कनेक्शंस लगा हुआ था, जो इन्वर्टर अभी पहले, अभी तो नीचे ठीक से लग गया, पहले जब नया लगा था तो वो इन्वर्टर का कनेक्शंस में वहां पर वह अर्थिंग था ही नहीं, उन्होंने उठाया और अर्थिंग के बिना मेरे कंप्यूटर के साथ इसको जोड़ दिया। तो जैसे मैं चार्जिंग मेरे लैपटॉप को जाऊं और लिखते लिखते मेरा हाथ अगर लैपटॉप को टच कर दिया तो मेरे को शॉक लगे, तो मैं क्या करती थी, नीचे दरी बिछा के और उसके बाद एक प्लास्टिक के चेयर पे बैठ के फिर लिखती थी। तभी भी कभी कभी ऐसा होता था कि गलती से मेरा टेबल को टच मेरा पैर कर देता था, और हाथ तो टच है ही है तो भी शॉक मारे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि अर्थिंग नहीं था। तो अर्थिंग क्या करता है ये मैं बताती हूँ। ये अर्थिंग, इसने इसको चार्ज कर दिया, इसमें करंट आ गया, तो ये अर्थिंग मोटा सा वायर रहता है ना, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होती है, ये फटाफट सारा करंट को लेगा और कहाँ जाके छोड़ आएगा उसको, कहाँ जाके छोड़ आएगा, कहाँ जाके छोड़ आएगा? धरती के अंदर, है ना। आपको पता है ये कैसी होती है कनेक्शंस करके? आपके घर के पास जब नया घर बन रहा होता है, या फिर देखना अर्थिंग को जब ठीक करते हैं, तो अर्थिंग का जो वायर होता है घर के अंदर से वो अलग से जाता है, उसकी कनेक्शन ही बिल्कुल अलग होती है, और अर्थ को टच करते हुए जाता है। हर इस पे अर्थिंग पॉइंट होती है। क्या करता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से जो अर्थ जाएगा ये जमीन के बहुत अंदर तक का ये वायर को डालते हैं। कौन सा वाला वायर को? ये ग्रीन कलर का वायर को डालते हैं। सिर्फ ये वायर जाता है, ये दोनों नहीं जाता। लाइव निकलता है और न्यूट्रल आता है, सर्किट को कंप्लीट करेगा, अर्थ जाएगा, और यहाँ पर क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद यहाँ पर डालते हैं नमक, नमक के साथ चारकोल डाल देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डालते हैं, ढक देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से करंट नहीं आता, ये सीधा एकदम जमीन से 3-4 फीट अंदर जाएगा, और जितना भी अर्थ को तुम करंट दे दो वो अपने आप के ऊपर ले लेगा, वो बाहर आने नहीं देगा। तो हम तो सेफ हो गए ना। तो इसीलिए वायर्स कितने सारे होते हैं? एक होता है लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है अर्थ। अर्थ is connected to the metallic part. When the metallic part touches the metal body, then क्या होता है, the current will flow from the earth wire to the earth. कहाँ चला जाएगा? अर्थ में लेके चला जाएगा, ठीक है। If we touch the metallic part of the faulty appliances, the current will pass through the earth wire in preference to our body, as the resistance of the earth wire is much lower than our body. Earth wire
prevents us from the electrical shock. Earthing or grounding is connecting the metallic part of the electrical device to earth with a thick wire. मैंने क्या बोला, ये जो अर्थ की वायर होती है बहुत थिक, जो वायर थिक होता है ना वो वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा। तो बॉडी को रास्ता, करंट को कैसे रास्ता चाहिए, आसान रास्ता। तो आसान रास्ता तुम्हारी बॉडी थी कि अर्थ वायर, अर्थ वायर, अर्थ वायर मोटी है और ऐसी चीज की बनी है जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो। तो मेटल बॉडी को आपने टच किया लेकिन आपसे करंट होकर के नहीं पास होगा, वो कहां से प्रेफर करेगा पास करना, अर्थ वायर से होएगा पास, और अर्थ वायर से सीधे अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में जाके एक्स्ट्रा चार्ज चला जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर अर्थिंग होने की वजह से आपके अंदर से करंट नहीं जाएगा और आप शॉक से बच जाए। ठीक है ना मैम? हाँ बेटा, मैम जिसमें दो ठो जो प्लग में दो ठो पिन रहता है वो उसमें कैसे उसमें होता है? अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। जैसे दो प्लग वाला कौन सा रहता है, आपका मोबाइल का चार्जर में होता है ना, कैमरा के चार्जर पे होता है, या फिर आप सोचो कि आपके टीवी से होता है। तो ये सब जो अप्लायंसेस रहते हैं ना, इनकी बॉडी जनरली मेटल बॉडी की नहीं बनी होती और इसमें बहुत ज्यादा करंट वो नहीं लेते हैं, राइट। जैसे हमारे पास में हीटर जितना करंट खींचेगा, हाँ, या हमारे पास में जो वॉशिंग मशीन जितना करंट खींचेगा, उसके कंपैरिजन में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये बहुत ही कम करंट खींचते हैं। तो इनमें, और वैसे भी प्लास्टिक बॉडी होती है तो इसमें आपको शॉक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पावर है वो उतना ज्यादा करंट लेगा, जितना ज्यादा इस पे पावर है उतना ज्यादा वो करंट लेगा। जैसे वोल्टेज लिखा रहता है ना, आप देखिएगा आपके जो ओवन के ऊपर में, हाँ, या फिर आपका मिक्सी के ऊपर में, या फिर इलेक्ट्रिकल जो क्या बोलना चाहिए हमारे कूलर के ऊपर में, उसमें लिखा रहता है 500 वॉट, 1000 वॉट, 400 वॉट, है ना। तो ये इसमें जितना ज्यादा पावर लिखा रहेगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा करंट को इनटेक में करेगा, है ना, उतना ज्यादा उसको करंट भोजन के तरफ में चाहिए। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डेंजरस, है ना। तो जिसका वोल्टेज ही बहुत कम है ना, जो 6 वॉट का है, 12 वॉट का है, पावर ही कम है, पावर कम है तो करंट कम लेगा, और करंट कम लेगा तो आपके पास में उसका जो क्या बोलना चाहिए कि डेंजर जो स्थिति आपके लिए जो पैदा करता है वो बहुत ही कम रहता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इसको सारे को लिखेंगे आप, फटाफट लिखेंगे। यस मैम। चलो लिखो बच्चा, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। Clean notebook will make you very perfect. राइट, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदगी में काम आता है।
हो गया तो बताना। मैम पूरा लिखना है। हाँ, हो गया मैम। या अच्छी बात है, बाकी लोग भी लिख लें। हो गया। गुड। हो गया तो बताओ सबका। रमीज हो गया, जिन्नत, यस मैम, हो ही गया, बस हो गया। हाँ यस मैम। ओके चलिए। ठीक है जल्दी करो।
मैम एक क्वेश्चन है बोलो। मैम, जब भी हम लोग जैसे कोई भी सॉकेट में पानी चले जाता है तो वो करंट क्यों मारता है? क्योंकि बाहर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, पानी जहां तक पानी का ये प्योर वाटर नहीं रहता है, और प्योर वाटर नहीं रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो करंट जहां पर सॉकेट के अंदर से करंट पानी से होते हुए जहां जहां तक पानी है वहां वहां पर चार्जेस फ्लो होते हुए आ जाते हैं, और उसको जाके आप टच करते हो तो वो चार्ज क्या करता है, आपके अंदर से वापस वो ग्राउंड में जाने की कोशिश करता है। रास्ता मिल गया ना उसको। तो चार्जेस को जिसको आप टच करोगे वो पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और आपका पैर अगर खुले पैर में अगर आपके पास में है तो वो जमीन को टच कर रहा है, जमीन जीरो पोटेंशियल पर रहता है। तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल करंट तो अपने आप जाएगा ना, तो चार्जेस फ्लो होगा। कहाँ से फ्लो होके जाएगा? आपके अंदर से फ्लो होगा और जमीन पे जाएगा। तो आपको उस समय में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो आपके पूरा सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम पूरा इलेक्ट्रिकल नेचर का है। वो इलेक्ट्रिकल सिटी पे ऑलरेडी हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अचानक से कोई दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, तो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर में आया तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो एकदम ब्रेन ना कंफ्यूज हो जाता है, और ब्रेन कंफ्यूज हो गया तो इसका मतलब है कि वो वहां पर पूरा हमारा शॉक लगा टाइप का हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे घर पे किस प्रकार से होता है। ये कुछ ऐसा होता है हमारे घर पे। यहाँ इसको मैं थोड़ा व्यू को बड़ा करती हूँ, ये व्यू आ गया, ये दिख रहा है आप लोग को सर्किट? सर्किट दिखा? ये घर का Yes. हमारा घर का हमारा सर्किट है। जब घर के, अभी दिखाती हूँ कि घर से हमारे जो पोल रहता है ना, पोल से हमारा एक वायर आता है, वो लाइव वायर होता है, और दूसरा जो वायर होता है वो न्यूट्रल होता है। तीसरा हमारे घर पे जो कनेक्शन होती है वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये लाइव वायर कैसे कैसे आया, तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं दिखाया इसलिए मैं ये वाला डायग्राम को नहीं ले रही थी। हर जो अप्लायंस, देखो मेरा बल्ब है, मेरा सीलिंग फैन है, और एक बल्ब है, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे। हर अप्लायंसेस को हमारे पास वो लाइव वायर से कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो यहाँ से आया ना, तो ये लाइव वायर यहाँ से जाते हुए ऐसे होते हुए, एक्चुअली यहाँ से उसको लेना चाहिए था, यहाँ से लाइव वायर अंदर गया। लाइव वायर पहले इस बल्ब को मिला, फिर लाइव वायर इस फैन को मिला, लाइव वायर इस बल्ब को मिला। ठीक है, तो सॉकेट के अंदर गया। कैसे गया ये देखो, ये स्विच है और ये मेन सॉकेट है। तो आपने यहां से देखो, एक मिनट मैं खींच लेती हूँ उस लाइन को। यहां से रेड लाइन कहाँ गया, ये वाला लाइव वायर आपके स्ट्रीट एंड में जो तार रहेगा यहाँ आया, और यहाँ से पीछे से होते हुए आपको यहाँ से कनेक्ट करते हुए लाइव यहाँ से कहीं आया, और यहाँ से पीछे से कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होकर के सबसे पहले किसको जाएगा, कनेक्टर पे। और ये कनेक्टर किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ। स्विच से कौन कनेक्टेड है, बल्ब। बल्ब से यहाँ कनेक्टेड हो गया। वैसे ही लाइव वायर का दूसरा पोर्शन गया, और दूसरा पोर्शन कहाँ से गया, स्विच और इस फैन के साथ चला गया। तीसरा वाला कहाँ गया, इस पोर्शन पे गया, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। और स्विच किसके साथ में कनेक्टेड है, बल्ब के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट, लाइव अंदर से करंट गया और न्यूट्रल से बाहर आया। ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट में आप देखना, एक लाइव रहेगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल को न्यूट्रल पार्ट से कनेक्ट करना चाहिए और लाइव को लाइव पार्ट से कनेक्ट करना चाहिए। और ऐसे करके जब जब जो स्विच, देखो सब कुछ पैरेलल में लगे हुए हैं, लाइट के साथ फैन पैरेलल में है, और इन दोनों के साथ तीसरा लाइट पैरेलल में है। तो इससे क्या होता है फायदा, कि हमने एक स्विच को ऑफ किया, बाकी दोनों तो चलेंगे। एक स्विच को ऑफ किया तो बाकी दोनों चलेंगे।
है ना। तो बाकी दोनों चलेंगे तो काम दोनों का चलता रहेगा। अगर मान लो कि मैंने 2 को भी ऑफ कर दिया तो तीसरा तो चलेगा, है ना। तो ये ऐसा कुछ कनेक्शन हमारे घर का होता है। चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक और डायग्राम है। इसके घर के अंदर जो डिवाइसेस होती है ना बेटा, ये डिवाइसेस सबको एक जैसे करंट नहीं मिलता, सबको अलग अलग करंट को चाहिए होता है। जैसे हमारे पास घर पे डिश वॉशर है, अपने घर में तो नहीं होता, लेकिन हाँ ओवन है, बाकी सब चीजें हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सबको अलग अलग टाइप का अपन को लाइट चाहिए रहता है ना, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का रहता है ना। तो हम देखते हैं लाइट को कम लगता है, ओवन को हमको ज्यादा लगता है, डिस्पोजेबल्स है, डिश वॉशर है, कुकिंग रेंज है, इन सब में हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर ऐसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट में ऐसे हमारे पास पोल्स लगे होते हैं रोड पे। इस पोल में से आउटसाइड से हमारे पास एक लाइव वायर, एक सिंगल वायर आता है, डबल वायर नहीं आता, देखना, एक सिंगल वायर आता है, सीधा ये कनेक्ट होता है हमारा यूसेज मीटर में। सबसे पहले वो मीटर में आ जाएगा। मीटर में आने के बाद हमारे घर पे लगा रहता है कि एक एमसीबी का बोर्ड लगा रहता है, देखना सामने में एक एमसीबी का बोर्ड लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है इसके अंदर में, और उसके बाद उससे निकलती है एक लाइव वायर। एक लाइव वायर यहाँ जाती है, उसी से निकलती है एक न्यूट्रल वायर। तो करंट कहाँ से अंदर आता है? लाइव वायर से घूमेगा, सब इक्विपमेंट्स में घूमेगा और वापस किस में से होकर के जाएगा? वो न्यूट्रल वायर से होते हुए जाएगा। सर्किट तभी कंप्लीट होगी, और सर्किट कहीं से भी ब्रेक होगा तो आपका इलेक्ट्रिकल सिटी जो है ना, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? स्ट्रीट एंड मैम वन डाउट। हाँ बोलो। मैम इस सर्किट्स और ये वाला तो कट ऑफ में आता है ना, मतलब जो हम लोग सिलेबस का कट ऑफ हुआ है इसमें तो ये आता है ना? कौन बोला ये सिलेबस में कट ऑफ है क्या? हाँ आई डोंट यस थिंक। मैम, कटा हुआ। नहीं समझना है क्या? तो आप जा सकते हो बेटा, लेकिन मेरे को तो नहीं समझा। ऐसा नहीं, मैं बस ऐसी, मुझे लगा आपको पता नहीं तो ऐसे बोल रहा बेटा था। मैं आपको और एक बार बता दूं, और कई बार और बताऊंगी, मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिला है, मेरे को जो लेटर मिला है, भाई हम कोर्स काट रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें लेटर में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जितना बुक में दिया हुआ है बच्चों को आप सिखाओ, ये दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए बेटा? मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ाना चाहिए कि मेरे को पूरा अच्छे से पढ़ाना चाहिए? क्यों? आपको जरूरी नहीं है बेटा, कि आपको जानना जरूरी नहीं है कि आपका ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, हमारे पास में ये एमसीपी रहती है, अर्थिंग वायर क्यों जरूरी है, हाँ, अर्थ को लगाना क्यों जरूरी है, शॉक मार रहा है तो अर्थिंग को चेक करो, ये सब पता होना चाहिए ना बेटा, इसलिए पढ़ा रही हूँ। लाइफ में यूजफुल है ना, इसलिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, होगा कोर्स से हट गया होगा, ठीक है। मैं इस बात का ध्यान नहीं रखती कि कोर्स में से क्या कटा है और क्या नहीं कटा है, ठीक है। ओके, अब आ गया समझ में ये वाला वायर का। हाँ, तो अर्थ की वायर को थिक रखते हैं, क्यों थिक रखते हैं? अर्थ का वायर को थिक क्यों रखते हैं बताइए? अरे आप लोग ना ऐसे जमाने में हो, एकदम रईसी वाला जमाना है, तो इसलिए आप लोगों को नहीं पता है ना। जैसे जो गरीब मोहल्ले में चले जाओ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, स्ट्रीट एंड में से उनके घर में लाइट नहीं होता है, यस तो मैम, लड़के यस क्या मैम। करते हैं? लड़के क्या करते हैं? मैम उसको तार को वो स्ट्रेट वाले तार में फंसा देते हैं। हाँ, स्ट्रेट वाले तार में से एक हुकिंग करते हैं वो लोग। वो हुक वो लेते हैं और हुक लेकर के क्या करते हैं, उनके तार में, मेन तार में डालते हैं और अपने घर में उसको ला लेते हैं। वो लाइव वायर रहता है बेटा, और उसके बाद अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी पूरी वो कर लेते हैं, उनके घर का लाइट्स चलने लगता है। ठीक है, बहुत डेंजरस होता है, इसमें कई लोग मरते भी हैं, लेकिन उनके घर का लाइट चलता है। क्यों नहीं, क्यों उनके घर में डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये जो लाइट्स अपने घर में आती है ना लाइव वायर से, ये जो लाइव वायर से जो करंट आती है ना, आना कितना चाहिए? एक साधारणतः हमारे पास 5 एम्पियर का, जैसे जिसके घर में 3 फेज लगा हुआ,
3 फेज कई लोगों के, जिसके घर में भी एसी लगा होगा उसके घर में 3 फेज का कनेक्शन जरूर होगा, है ना। और वैसे भी 3 फेज का कनेक्शन होना जरूरी है। इसका कारण क्या है बताइए? क्योंकि मुझे कुछ जो अप्लायंसेस है उसको 5 एम्पियर की करंट लगती है। आप ध्यान से देखिएगा, आपके जो स्विच बोर्ड्स में कुछ जो स्विचेस लगे रहते हैं उसके ऊपर में 5 एम्पियर्स लिखा रहता है या 6 एम्पियर्स लिखा रहता है। और कुछ स्विचेस होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं और उस स्विच में, जैसे एसी का स्विच है, हाँ, या वॉशिंग मशीन का स्विच है, उसमें देखना वो साइज थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ा सा थिक मोटा होता है वो, और उसके ऊपर 16 एम्पियर्स लिखा होता है। तो हमारे घर में 2 लाइव वायर्स आती है, एक लाइव वायर नहीं बल्कि 2 लाइव वायर्स आती है। एक लाइव वायर में आपको 5 एम्पियर की करंट मिलती है, तो पूरे घर की जो सर्किट होती है ना वो 5 एम्पियर के हिसाब से बनाते हैं। मतलब हल्के फुल्के इक्विपमेंट्स आप इसमें यूज कर लीजिए, टीवी चला लो, आप फैन चला लो, आप बल्ब जला लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 एम्पियर्स में चल जाएगा। लेकिन जब आपको एसी चलानी है, जब आपको वॉशिंग मशीन चलानी है, जब आपको मिक्सी चलानी है, या कोई भी जैसे माइक्रोवेव जैसा कोई भी आइटम अगर आपको चालू करना है, तो हमें 16 एम्पियर्स का करंट चाहिए। ठीक है, तो अब जब भी यहाँ जो वायर से आती है करंट, वो हमेशा 5 एम्पियर्स या 15 एम्पियर्स की नहीं आती, कभी कभी फॉल्ट आता है और यहाँ से ही बहुत ज्यादा करंट, जितना परमिसिबल लेवल है उस परमिसिबल लेवल से ज्यादा का करंट हमारे घर तक पहुंच जाता है। और अगर परमिसिबल लेवल से ज्यादा करंट हमारे इक्विपमेंट से होकर के चले तो वो इक्विपमेंट जल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट पड़ रहा है। और आई स्क्वायर आर टी है ना, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से क्या होगा, वहां पर एक्सेस करंट होने की वजह से वो पूरा जो इक्विपमेंट है आपका पिघल जाएगा, आपका पूरा सर्किट उड़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही लाइव वायर हमारे घर पे यूसेज मीटर के अंदर आया, सबसे पहले वो जाएगा हमारे एमसीबी बोर्ड के अंदर, मेन स्विच होगा, मेन स्विच के बाद में ट्रिप स्विच होगा। ट्रिप स्विच क्या करता है, ट्रिप स्विच में आपके पास एक्सेस करंट आया तो ट्रिप स्विच जो है अपने आप गिर जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, ट्रिप स्विच गिरा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लाइन में कोई तो भी फॉल्ट है। आपको अपने घर पे खुद से या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा करके जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करनी चाहिए। उसके बाद ट्रिप स्विच को ऊपर उठाना चाहिए। पहले उठा लिए तो क्या होगा, ये करंट जबरदस्ती से इसके अंदर से होकर के जाएगा और हमारे जो इक्विपमेंट्स है उसको खराब कर देगा, है ना। तो देखो हमारे यहाँ बहुत सारे एमसीबीज भी लिखे रहते हैं और ये ट्रिप स्विच लगा रहता है। ट्रिप स्विच से एमसीबीज और एमसी के बाद में हमारे पास में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हमारे पास पूरी सेफ्टी इस बॉक्स के अंदर में होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी से होता है। हाँ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी से होता है ना। हाँ, एमसीबी से अलग अलग करंट का अलग अलग सर्किट्स बने रहते हैं। मान लीजिए कई बार हमारे पास में एक सर्किट में गड़बड़ी आ गई, एमसीबी में एक सर्किट है ना, एक सर्किट अपने पार्ट का घर का, एक जैसे हमारे घर में लगा हुआ है बहुत सारे एमसीबीज, तो सर्किट्स अलग अलग है। हमारे यहाँ नीचे के जो ऑफिस का सर्किट अलग है, बाहर कंपाउंड का सर्किट अलग है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि एक उड़ जाएगा तो हम दूसरे से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो अलग अलग है और हमारा मीटर भी अलग है। घर का मीटर में जो है वो हमारी जो बिलिंग्स आती है वो बिलिंग्स आती है हमारी जैसे डोमेस्टिक रेट्स पे आती है, लेकिन नीचे में जो ऑफिस का जो है ना वो कमर्शियल रेट्स पे आती है, तो वो बिलिंग्स भी अलग होती है ना। तो सबकी जो सर्किट्स होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। भले हमारे पास पे एक ही जगह से करंट आ रहा होगा लेकिन बिलिंग सब अलग अलग आती है, रेट्स अलग अलग पड़ते हैं उसमें। ठीक है, कौन सा चीज बेटा, प्लीज मेक इट क्लियर। किसी ने चैट पे लिखा है मेरे को कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज भी स्पेसिफिक कहां से नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा देती हूँ। हाँ विनाश बोलो। हाँ विनाश। मैम ये वाला स्विच कितने एम्पियर का है, कितने एम्पियर का है? कौन सा वाला दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है। उसमें क्या लगा हुआ है, कुछ लिखा है? और ये मोटा वाला है 16 एम्पियर। मोटा है तो 16 एम्पियर बेटा, और पतला वाला है तो वो छोटा वाला है। 15 एम्पियर है।
या इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है घर के अंदर बेटा, घर के अंदर पूछ रही हो कि स्ट्रीट से पूछ रही हो? घर के अंदर पूछ रही हो कि स्ट्रीट से पूछ रही हो? हाँ, एक मिनट, घर के अंदर। हाँ, एक वायर लाइव वाला आपके घर में करंट लेके पहुंचा, करंट लेके पहुंचा, मीटर के अंदर गया, मीटर के अंदर से लेकर के मेन स्विच पे गया, मेन स्विच पे आने के बाद वो एमसीबी में चला गया। एमसीबी में हमारे पास ये जो मेन स्विच है 3 या 4 जिसमें भी रहता है कनेक्टेड, इसमें से सिर्फ एक सर्किट दिखाया गया है। वैसे अपन घर का, जैसे मान लीजिएगा कि मेरे घर की बात कर रही हूँ, ये तुम्हारे ऑफिस का सर्किट है। तो यहाँ मेन स्विच से करंट आया और आने के बाद यहाँ से करंट गया, करंट गया और ये रहा मेरा जो प्लग्स है ना, सामने देखो प्लग्स लगे रहते हैं ऑफिस के 3 4 5 और उसके साथ उसके स्विच बोर्ड लगे रहते हैं। मेरा लाइव वायर गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। मान लो मुझे एक कंप्यूटर लगाना है तो इसके अंदर मैंने उसका प्लग लगा दिया और इससे साथ पे जो लगा होगा स्विच, उस स्विच को ऑन कर दिया, मेरा कंप्यूटर शुरू हो जाएगा। बगल में ये स्विच लगा हुआ है और इसके साथ फैन कनेक्टेड है, फैन चलने लगेगा, है ना। अब इसी के साथ इसी लाइव वायर को देखिएगा, इस लाइव वायर को हमने उठाया और जो एमसीबी से इसका कनेक्शन करके, ये देखो ये जो एमसीबी का कनेक्शन आया ना, इस लाइव वायर को एमसीबी के जो वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा फैन है, सॉरी ये मेरा लाइट है, ये मेरा फैन है, ये मेरा कूलर है, सभी उस एक तार से कनेक्टेड होगा। वैसे दूसरी सर्किट है ना जो मेरे को घर के लिए ऊपर लाना था, तो मैं सेकेंड वाला जो एमसीबी है उससे कनेक्शंस लूंगी, मैं ऊपर के लिए लेके आऊंगी। तीसरा, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर के लिए मैं और लेके जाऊंगी। और ये वाला दूसरा जो स्विच है इसमें मैं अपने घर का पानी का मोटर चालू कर लेंगे और बाकी सब चीज के लिए अलग अलग। मान लीजिएगा कि मेरे नीचे का स्विच खराब हो गया, तो लेकिन ये वाला एमसीबी तो चल रहा है ना, तो मेरे घर का लाइट्स बंद नहीं होगा। जैसे मान लो कि मोटर किसी कारणवश में हमारा मोटर बहुत ज्यादा करंट ले लिया और वो बंद हो गया, तो मोटर, पानी का मोटर बंद हो गया लेकिन बाकी तो चल रहा है ना, तो इसीलिए एमसीबीज अलग अलग होते हैं। आ गया बेटा समझ में? तो आ गया, लिखो चैट बॉक्स में आप। ठीक है, ओके, चलिए, या ठीक है, ओके। सो आप लोगों को आज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं? एक पोल स्विच होता है, एनर्जी पावर मीटर होता है, एक मेन फ्यूज होता है, मेन स्विच, घर की वायरिंग, ठीक है, ओके। चलिए अब हमारे पास मेन, या सो आपको ये कौन बोल रहा है गुड इवनिंग? बहुत देर से बैठा है तब भी। छोटू बोल रहा है क्या? छोटू को बात भी नहीं करना था। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जल्दी जल्दी लिखेंगे इसको और उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, होमवर्क है, डायग्राम के लिए जगह छोड़ेंगे।